ओके, चैप्टर नंबर 4 दैट इज फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब है अवेलेबिलिटी, यो सॉरी, एबिलिटी टू बेंड विदाउट ब्रेकिंग। वो कहते हैं ना कि जो झुकता है वो टूटता नहीं है। तो वही है कि आपकी काबिलियत कि आप बेंड हो सकते हो बिना टूटे, दैट इज फ्लेक्सिबिलिटी। दूसरा एक इन्होंने वार्निंग दे रखी है, बिफोर यू ट्राई एंड स्ट्रेच समवन वी थिंक इट्स इम्पोर्टेंट टू रियलाइज व्हाट यू आर एक्चुअली स्ट्रेचिंग। तो जो कल वीडियो भेजा था मैंने इसी संदर्भ में था कि उससे पहले कि हम किसी को स्ट्रेच करें, ये बहुत जानना जरूरी है कि हम स्ट्रेच एक्चुअली कर क्या रहे हैं। जैसे कल वाले वीडियो में अगर आपने देखा होगा तो उसमें था कि जिसको सियाटिका है तो हम उसको स्ट्रेच करवा रहे हैं, लोग ट्रेनर स्ट्रेच करवाते हैं, कुछ करवाते हैं, उससे वो चीज़ और बढ़ जाती है, राइट। तो कुछ भी आप स्ट्रेच कर रहे हो उससे पहले देखो कि आप क्या स्ट्रेच कर रहे हो एक्चुअली, है ना। तो ये चीज का ध्यान रखना चाहिए। और फ्लेक्सिबिलिटी की डेफिनेशन, एबिलिटी टू बेंड विदाउट ब्रेकिंग। हमें ये तो पता है कि मसल जो है वो फेशिया से अटैच है, बोन या एक टेंडन जो ट्रांसमिट करता है फोर्स को मसल के थ्रू बोन तक। ठीक है, फेशिया, बोन या टेंडन, ओ सॉरी, मसल जो है अटैच है फेशिया से, बोन से या टेंडन से। ठीक है, इसी से अटैच है मसल्स हमारी। मसल की कवरिंग को क्या कहते हैं, आउटर मोस्ट कवरिंग को? फेशिया का नाम क्या है? एंडोमाइसिन। एंडोमाइसियम, राइट। सो एंडोमाइसियम हो या बोन हो या टेंडन हो, मसल उससे अटैच है। और मसल के थ्रू ही फोर्स जो है बोन तक ट्रांसमिट होती है, राइट। कभी किसी ने जेसीबी या वो देखी है, अ, जो खोदते हैं जिससे, जेसीबी से, हाँ, देखिए ना? जेसीबी। जी तो सर। जी उसमें सर। तार लगे हुए होते हैं, लिवर्स लगे हुए होते हैं, जिससे उसका यस यस। हाथ मूव करता है, उसका वो जो मुंह होता है वो चलता है, फावड़े जैसा, राइट। जी। सो एक तरह से कह सकते हैं कि जो तार हैं वो मसल्स हैं, वो खींचता है तो उसका मूवमेंट होता है, राइट। तो उसी तरह से मसल्स हमारे बोन में एनर्जी ट्रांसमिट करते हैं, फोर्स। ओके, सो लेट्स बिगिन विथ फेशिया। हमारी होल बॉडी, पूरी बॉडी बेसिकली फेशिया से सराउंडेड है। इवन हर मसल फाइबर को कहते हैं मायोफ्रिबल। हर मसल फाइबर जो है वो रैप्ड है एक कनेक्टिव टिश्यू के लेयर से, फेशिया से, जिसे हम कहते हैं एंडोमाइसियम। Just to add on to this is management. So when we talk about the diphtheria, again, in all the इलेक्ट्रिकली cases, एंडोमाइसियम क्या करता है, इलेक्ट्रिकली इंसुलेट करता है ईच फाइबर। without wearing, waiting for एंडोमाइसियम इज ऑल्सो कंटिन्यूस विद द फाइबर सार्कोलेमा, no, take या place सेल मेम्ब्रेन जिसे कहते हैं, सेल मेम्ब्रेन को सार्कोलेमा कहते हैं। तो and just उससे started भी along ज्वाइंट है। with care of diet and other routines. मसल फाइबर जो हम कहते हैं ना, एक बंडल, मसल बंडल, जैसे हम बात, बहुत सारे मसल बंडल मिलके एक मसल बनाते हैं। तो मसल फाइबर 150, कम से कम 150, मतलब सॉरी अप टू 150, 150 तक मसल फाइबर जो होते हैं वो एक ग्रुप में रैप होते हैं, उनको एक रैप कर देते हैं ग्रुप में। और उस ग्रुप का नाम है फैसिक्यूलाई। क्या कहते हैं उस ग्रुप को? फैसिक्यूलाई। तो फैसिकुलर। एक फैसिकुलाई में 150 अप तक टू। मसल फाइबर्स होते हैं। ओके, फैसिकुलाई एक और लेयर में
एक और कनेक्टिव टिश्यू के लेयर में रैप होता है जिसे हम कहते हैं पेरीमाइसियम, जो टेंडन के साथ कंटिन्यूअस चलता है, क्योंकि पूरे टेंडन को कवर करता है, राइट। और पूरी मसल बेली जिसमें फेसिकुलाई का बंडल है, वो एक और कनेक्टिव टिश्यू में रैप होती है। पूरी सारी फेसिकुलाई एक और कनेक्टिंग टिश्यू में रैप होती हैं, जिसको हम कहते हैं एपीमाइसियम। तो जिसने एंडोमाइसियम बोला था पढ़ के, एंडोमाइसियम नहीं होता, वो होता है एपीमाइसियम। एपी, एंडो, पेरी, सॉरी एपी, पेरी एंड एंडो। ओके, सबसे ऊपर वाले को बोलते हैं एपीमाइसियम। तो जो टेंडन है जो अटैच्ड है पेरियोस्टाइम से, जो एक स्पेशल स्पेशल टाइप का कनेक्टिव टिश्यू है जिसमें सारी बोन्स कवर होती हैं। ओके, तो मसल फाइबर को कौन कवर करता है, जल्दी बताओ। मसल फाइबर जिसको हम एंडोमाइसिन। एंडोमाइसियम। फिर जो फैसिकुलाई होते हैं, मसल फाइबर को कहते क्या है, चलो बताओ। फिब्रिलर, मायोफिब्रिलर। मायोफ्रिबिल, फ्रेबिल, फ्रिज वाला फ्रिबिल, मायोफ्रिबिल। हम्म हम्म ठीक है, फिर उसके बाद एक सेकेंड, फैसिकुलाई किसमें रैप होता है, जिसमें 150 तक फाइबर्स होते हैं, मसल फाइबर्स। पेरीमाइसिन। पेरीमाइसियम। और पूरा जो मसल होता है जिसमें बहुत सारे फैसिकुलाई होते हैं, वो एपीमाइसिन। एपिमाइसियम। और बोन जो है वो किस में कवर होता है, पेरियो, पेरियो स्टैम, स्टेम। पेरियो स्टैम। ओके, कवरिंग ऑल द बोन्स। हम्म। ओके, लिख लीजिए, भूल जाओगे फिर बुक में कभी मिले ना मिले तो एक बार लिख लो। सो अगर हम कंपेयर करें सॉफ्ट टिश्यू के डिस्ट्रीब्यूशन को जॉइंट रेजिस्टेंस से, जॉइंट के रेजिस्टेंस से हम सॉफ्ट टिश्यू के रिलेटिव कंट्रीब्यूशन को कंपेयर करें फेशिया के साथ, तो ये पाया गया है कि 40%, 41% रेजिस्टेंस जो है वो वहां से आता है। कहाँ से आता है, सॉफ्ट टिश्यू, फेशिया, along with muscles। एक सेकंड, क्या हो रहा है आज। सॉरी, अगर हम अनुपात की बात करें, रेजिस्टेंस के अनुपात की बात करें, तो एक तरफ तो है सॉफ्ट टिश्यू। सॉफ्ट टिश्यू कौन से होते हैं, टेंडन और लिगामेंट्स। तो यहाँ हम अभी टेंडन की बात कर रहे हैं। सॉफ्ट टिश्यू की बात करें और मसल्स अलोंग विथ फेशिया। फेशिया कौन सी है, मसल फेशिया कौन सी है, सबसे ऊपर वाली को ही हम फेशिया कहते हैं। सबसे ऊपर वाली का क्या नाम है, अभी तो बताया था,
एपीमाइसिन। एपीमाइसिन। तो मसल्स और एपीमाइसियम का रेजिस्टेंस टेंडन के अनुपात में 41%। अगर हम रेजिस्टेंस के अनुपात की बात करें कि कौन रेजिस्टेंस जैसे लग रहा है, तो 41% रेजिस्टेंस आपका मसल अलोंग विथ फेशिया लगाती है, जॉइंट रेजिस्टेंस की बात करें। ठीक है। अब तो ये था सारा आपका फेशिया के बारे में। अब तीन कंपोनेंट हैं मैकेनिकल मॉडल के मसल के, जिसमें कॉन्ट्रैक्टाइल कंपोनेंट जो है, कॉन्ट्रैक्टाइल कंपोनेंट मतलब जिससे मसल कॉन्ट्रैक्ट होती है, जो मिलता है हमें हमारे क्रॉस ब्रिजिंग से, एक्टिन और मायोसिन के। एक्टिन और मायोसिन क्या है? ये कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन है जो कॉन्ट्रैक्शन में मदद करते हैं, और ये एक दूसरे के पैरेलली रहते हैं। इन्हें पैरेलल इलास्टिक कंपोनेंट और सीरीज इलास्टिक कंपोनेंट भी कहते हैं। देखो, इसका ये अर्थ है कि पैरेलल इलास्टिक कंपोनेंट या सीरीज इलास्टिक कंपोनेंट की हम बात करें, ये पैरेलल इलास्टिक कंपोनेंट और सीरीज इलास्टिक कंपोनेंट क्या होते हैं? ये आपका एक्टिन है और ये आपका मायोसिन है। एक्टिन, मायोसिन, और ये सेपरेटेड है। फिर एक्टिन, फिर मायोसिन, फिर ये सेपरेटेड, फिर ये एक्टिन। ठीक है। तो ये पूरा हमने एक मसल फाइबर का वो बनाया जिसमें एक्टिन मायोसिन है। तो ये आपका जो ये है पतला वाला, ये है एक्टिन, और ये वाला है आपका मायोसिन। ठीक है। एक्टिन एंड मायोसिन, और ये हैं आपके कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन। ठीक है। इन जैसे आप देख रहे हो ये सेपरेटेड हैं कुछ लाइंस, जिसे हम जी लाइंस कहते हैं। ये क्या है? ये है जी लाइंस या जेड लाइन। ओके। अब ये क्या कह रहे हैं भैया, ये देख, ये दो फिलामेंट्स हैं, ये पैसिव कंपोनेंट। पैसिव क्या है? एक्टिन और मायोसिन क्या है? पैसिव कंपोनेंट। पैसिव। और पैसिव कंपोनेंट मतलब पैरेलल इलास्टिक कंपोनेंट एंड सीरीज इलास्टिक कंपोनेंट। पैरेलल इलास्टिक कंपोनेंट में कौन आ जाएगा? एंडोमाइसियम, पेरीमाइसियम एंड एपीमाइसियम। ठीक है। और ये क्या करेंगे? responsible for the force exerted by a relaxed muscle when stretched beyond its resting length। किसी भी मसल को अपनी रेस्टिंग लेंथ से जब आप उसके परे ले जाके स्ट्रेच करोगे, रेस्टिंग लेंथ से भी ज्यादा आप उसे स्ट्रेच करोगे, तो क्या होगा? उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? आपका पैरेलल इलास्टिक कंपोनेंट, एंडोमाइसियम, पेरीमाइसियम और एपीमाइसियम। क्यों? क्योंकि हमने अभी अभी पढ़ा था कि 41% जो रेजिस्टेंस है जॉइंट पे, वो कहाँ से आता है? 41% रेजिस्टेंस आता है अपने फेशिया और मसल। फेशिया। ठीक है। तो यहाँ पे फेशिया कौन सी क्या होगी? जब हम बियॉन्ड रेस्टिंग लेंथ
रेस्टिंग लेंथ वो लेंथ होती है अगर मैं किसी मसल को काट के टेबल पे रख दूं, तो जितनी लंबी वो है, दैट इज इट्स रेस्टिंग लेंथ। ठीक है। जब भी मसल शॉर्ट होगी मतलब कॉन्ट्रैक्ट होगी तब शॉर्ट होगी, राइट। ओके। Yes, sir. बाइसेप्स भी अगर मैं ऐसे करूं तो ये मसल शॉर्ट हो रही है, जो ये आपका कहते हैं अंडा बन गया नॉर्मल लैंग्वेज में, राइट। तो ये एग कैसे बनता है, जब मसल शॉर्ट हो रही है। और जब ये नॉर्मल मेरे हाथ अगर नीचे की तरफ है, तो जितनी लंबी ये मसल है, ये इसकी रेस्टिंग लेंथ है, राइट। ये इस मसल की क्या है, रेस्टिंग लेंथ। Resting. तो इस रेस्टिंग लेंथ से बियॉन्ड मैं इसे स्ट्रेच करता हूँ और ऐसे स्ट्रेच करता हूँ। ये तो रेस्टिंग लेंथ पे, रेस्टिंग लेंथ में हाथ कैसे रहते हैं, हल्के से बेंड रहते हैं ना, हल्के से, या बिल्कुल ऐसे रहते हैं स्ट्रेच, कैसे रहते हैं, हल्के से बेंड रहते हैं। देखो अभी अपने हाथ सीधे करके बिल्कुल ढीले छोड़ दो टेबल से, ऐसे देखो कैसे हैं। तो ये इसकी रेस्टिंग लेंथ है। अब आपको इस रेस्टिंग लेंथ के बियॉन्ड स्ट्रेच करना है ना। मैं उसको हाथ को ऐसे स्ट्रेच कर रहा हूँ और ज्यादा, रेस्टिंग लेंथ के बियॉन्ड मैं उसको Beyond. स्ट्रेच कर रहा हूँ। तो उसके लिए प्राइमरी फोर्स जो रिस्पॉन्सिबल है वो है पैरेलल इलास्टिक कंपोनेंट, दैट इज एंडोमाइसियम, पेरीमाइसियम एंड एपीमाइसियम। और रेस्टिंग लेंथ क्या है, जैसे मैंने बताया कि अगर उसको बॉडी से काट के हम टेबल पे रख दें, तो जितना लंबा वो है मसल, जितना उसका लेंथ है, दैट इज कॉल्ड इज रेस्टिंग लेंथ। ऑप्टिमल लेंथ, ऑप्टिमल मतलब जिसको हम एक तरह कह सकते हैं एक आदर्श, आदर्श लेंथ, पर्याप्त, पर्याप्त लेंथ। तो पर्याप्त लेंथ रेस्टिंग लेंथ से 1.2 टाइम्स होती है। ठीक है। ऑप्टिमम लेंथ है, एक तो कहते हैं हम कि हमारे पास ठीक है पैसा है, एक हम कहते हैं कि पर्याप्त मात्रा में पैसा है, और एक एक कहते हैं कि बहुत हाई अमाउंट में किसी के पास पैसा है। तो वैसे ही अगर मसल लेंथ की बात करें, तो एक होती है रेस्टिंग लेंथ, रेस्टिंग लेंथ से 1.2 टाइम्स ज्यादा होती है ऑप्टिमल लेंथ, और रेस्टिंग लेंथ से 1.5 गुना ज्यादा अगर आप ले जाते हो, तो क्रॉस ब्रिजिंग, जो मसल्स में ये क्रॉस ब्रिजिंग होती है एक्टिन मायोसिन में, ये बहुत कम ही क्रॉस ब्रिजिंग होगी, मतलब क्रॉस ब्रिजिंग नहीं होगी, बहुत कम होगी, और उसकी वजह से पैसिव इंसफिशियंसी हो जाएगी। पैसिव इंसफिशियंसी हो जाएगी मतलब आप कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाओगे मसल्स, क्योंकि बहुत कम क्रॉस ब्रिज बनेंगे। क्रॉस ब्रिजिंग वाला वीडियो हमने देखा था, नहीं देखा था। और फिर हम देखते हैं वो वीडियो क्रॉस ब्रिजिंग का। फिर आते हैं हमारा सीरीज इलास्टिक कंपोनेंट। सीरीज इलास्टिक कंपोनेंट दैट इज एसईसी। एसईसी में कौन होता है, टेंडन, क्रॉस ब्रिजेस एंड जेड डिस्क। तो टेंडन होता है, ये क्रॉस ब्रिजिंग जो होती है वो होती है, और जी डिस्क होती है। और जैसे ही हम मसल को कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, ये तुरंत टेंशन में आ जाते हैं। कौन आ जाते हैं, सीरीज इलास्टिक कंपोनेंट। तो आपने पैरेलल इलास्टिक कंपोनेंट लिखा, अब सीरीज इलास्टिक कंपोनेंट लिखो। सीरीज इलास्टिक कंपोनेंट में होते हैं टेंडन, क्रॉस ब्रिजेस और जेड डिस्क, जी डिस्क। लिख लिया। Yes, sir. ओके। तो अब एक वीडियो देखते हैं हम।
पहले मसल्स की हम मसल है, स्केलेटल मसल है, स्केलेटल मसल है, ठीक है, ये पूरी मसल है। इसके अंदर ये क्या है, फैसिक्यूला है ना। ये छोटे, ये अलग अलग जो हैं ये फैसिक्यूला है। और एक फैसिक्यूला के अंदर फिर मसल फाइबर्स है, राइट। ये देखो कवरिंग बता रहे हैं उसकी, ठीक है। पेरिमाइसियम बिल्कुल अंदर, उसकी पूरी कवर कर रखा है उसने। मसल फाइबर्स, ये देखो, ये रेस्टिंग लेंथ और स्ट्रेच जब होते हैं तो कुछ इस तरह से हम उनको देख सकते हैं, रबर बैंड की जैसे। ये मान लो इसकी रेस्टिंग लेंथ है कोई मसल की, फिर आप उसे स्ट्रेच करते हो, ठीक है। ये इसको आपने स्ट्रेच किया और ज्यादा स्ट्रेच कर दिया, तो जब और ज्यादा स्ट्रेच कर दोगे तो उसमें क्रॉस ब्रिजेस नहीं बनेंगे। क्रॉस ब्रिजेस मतलब एक्टिन मायोसिन आपस में जुड़ेंगे नहीं। ठीक है, अभी कह रहे हैं कि इस फेशिया के नीचे एक मेम्ब्रेन होता है, एक मतलब चैनल होता है, ये मान लो, जिससे ग्लूको और सॉरी ग्लाइकोजन वगैरह ये सारी चीजें मसल्स तक पास होती हैं। ठीक है, तो हर मसल फाइबर में थाउजेंड्स ऑफ हजारों मायोफिब्रिल्स होते हैं, जिनमें कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन होता है, एक्टिन। चारों कंपोनेंट में सबसे ओवरलुक्ड और अंडरवर्क्ड होती है फ्लेक्सिबिलिटी। वैसे 5 कंपोनेंट्स होते हैं स्ट्रेंथ में, अगर हम देखें तो स्ट्रेंथ में होता है मस्कुलर एंड्योरेंस एंड मस्कुलर स्ट्रेंथ, तो उन दोनों को आई थिंक इन्होंने एक में ही कंबाइन कर दिया है। तो सबसे ज्यादा ओवरलुक्ड फिटनेस के सारे कंपोनेंट्स में कौन होता है, फ्लेक्सिबिलिटी। सबसे ज्यादा अंडरवर्क कौन होता है, फ्लेक्सिबिलिटी। आप खुद से पूछ लीजिए, आप खुद वर्कआउट करते हैं, आप खुद देख लीजिए आप फ्लेक्सिबिलिटी को कितना टाइम देते हैं। और फ्लेक्सिबिलिटी के लिए एक चीज अप्लाई होती है, इफ यू डोंट लूज इट यूज इट, यू लूज इट। अगर आप इसको यूज नहीं करेंगे तो इसे लूज कर देंगे, ठीक है।
तो जब हम अप्लाई करते हैं स्ट्रेचिंग को और फ्लेक्सिबिलिटी को, हम देख सकते हैं, हाँ, जब हम इस चीज को, इफ यू डोंट यूज इट यू विल लूज इट, अगर आप यूज नहीं करोगे तो खो दोगे, इस चीज को हम स्ट्रेचिंग और फ्लेक्सिबिलिटी पे जब अप्लाई करते हैं, तो हम क्या देखते हैं कि हमारा रेंज ऑफ मोशन कम हो गया है और जॉइंट और मसल इंजरी के चांसेस या रिस्क बढ़ गए हैं। ओके, अब हम बात करें रेंज ऑफ मोशन। रेंज ऑफ मोशन क्या है? किसी भी जॉइंट का, किसी भी जॉइंट पे, चाहे वो स्टैटिक हो या डायनामिक स्टेट में हो, उसका एनाटॉमिकल लिमिट्स के अंदर रहते हुए, उस जॉइंट स्ट्रक्चर के अंदर रहते हुए जो मूवमेंट होता है, उसे हम कहते हैं रेंज ऑफ मोशन। एनाटॉमिक, वापस समझाता हूँ, एनाटॉमिक लिमिट में रहते हुए, स्टैटिक हो या फिर डायनामिक हो। स्टैटिक मतलब एक जगह स्थिर हो, डायनामिक मतलब मूविंग स्टेट में हो, तो जॉइंट का जो मूवमेंट होता है उसे हम कहते हैं रेंज ऑफ मोशन। रेंज ऑफ मोशन एक इंडिकेटर है फ्लेक्सिबिलिटी का। जॉइंट में फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती है, ध्यान रख लेना। जॉइंट्स आर नॉट फ्लेक्सिबल, मसल्स आर फ्लेक्सिबल। जॉइंट में रेंज ऑफ मोशन होता है, लिख लो, जॉइंट इज इक्वल टू रेंज ऑफ मोशन, मसल इज इक्वल टू फ्लेक्सिबिलिटी। मसल में फ्लेक्सिबिलिटी होती है, जॉइंट में क्या होता है? क्या होता है जॉइंट में? Range of motion. रेंज ऑफ मोशन होता है। तो कभी भी ये मत बोल देना कि जॉइंट फ्लेक्सिबल है। जॉइंट फ्लेक्सिबल होंगे तो आप सोचो बिल्कुल लहराएंगे हवा में पतंग के जैसे, है ना? तो जॉइंट में होता है रेंज ऑफ मोशन। हर जॉइंट का एक फिक्स रेंज ऑफ मोशन होता है। जैसे आपका एल्बो है तो 180 डिग्री तक वो सीधा हो सकता है, उसके पार तो टूट ही जाएगा ना वो, तो उसका रेंज ऑफ मोशन है। वैसे ही शोल्डर जॉइंट का, हिप जॉइंट, नी जॉइंट, एंकल जॉइंट, रिस्ट जॉइंट, हर जॉइंट का एक रेंज ऑफ मोशन। जॉइंट्स के बारे में हम आगे पढ़ेंगे कि कितने तरह के joints होते हैं, जैसे क्या होते हैं। ओके, तो ये है रेंज ऑफ मोशन। अब फ्लेक्सिबिलिटी की बात करें। जॉइंट कैसे होने चाहिए? जॉइंट इससे काबिल होने चाहिए कि वो हर डायरेक्शन में फ्रीली मूव कर सके, स्पेशली इन अ फुल रेंज या नॉर्मल रेंज ऑफ मोशन, या तो फुल रेंज में या नॉर्मल रेंज ऑफ मोशन में वो मूव कर सके। तो फ्लेक्सिबिलिटी कैसे डेवलप होती है? हमारी बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी कैसे डेवलप होती है? बाय स्ट्रेचिंग। या तो स्ट्रेचिंग करने से, या फिर फुल रेंज ऑफ मोशन में ट्रेन करने से। और किसी भी एज में हम ये चीज डेवलप कर सकते हैं विथ अप्रोप्रिएट, पर्याप्त ट्रेनिंग से। हालांकि जो डेवलपमेंट की रेट है, प्रगति है, जो डेवलपमेंट की, उन्नति की जो प्रगति है, उसकी जो रेट है, वो एज, हर एज में सेम नहीं होती है ना? रबड़ बैंड को भी आप बहुत देर तक, बहुत महीनों तक रख दोगे और फिर खींचोगे तो रबड़ बैंड थोड़ा सा ही स्ट्रेच होने पे टूट जाएगा। होता है ऐसा? Yes, sir. राइट। तो हर एज में एज सेम नहीं होती, बट आप डेवलप किसी भी एज में कर सकते हो फ्लेक्सिबिलिटी या रेंज ऑफ मोशन को। हालांकि डेली स्ट्रेचिंग रेकमेंडेड होती है। फ्लेक्सिबिलिटी रातों रात नहीं सुधरती है, और बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल अगर आप हो तो जॉइंट इंस्टेबिलिटी हो जाती है, जॉइंट इंस्टेबल हो जाते हैं। ठीक है, इसीलिए ओवर फ्लेक्सिबिलिटी को या टू मच फ्लेक्सिबिलिटी को हमें अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि फ्लेक्सिबिलिटी जॉइंट स्पेसिफिक नहीं है। ये देखो यहाँ पे भी इन्होंने लिखा है, फ्लेक्सिबिलिटी इज नॉट जॉइंट स्पेसिफिक। I hope everyone is getting what we are discussing. I want to remind that we are doing block 6 public health and related issues, in which presently we are on unit 20, and So, we just discuss about the डेली चेंजेस इन मस्कुलर टेंशन में इफेक्ट फ्लेक्सिबिलिटी। मस्कुलर टेंशन में जो डेली चेंजेस होते हैं उससे क्या होती है? फ्लेक्सिबिलिटी आपकी प्रभावित होती है। इसलिए रेंज ऑफ मोशन में हमें रहना है। और हाँ, अगर रेंज ऑफ मोशन लिमिटेड है, अपर्याप्त है, और हम स्ट्रेच को फोर्स कर रहे हैं,
मतलब रेंज ऑफ मोशन हमारा है नहीं, मतलब ये देखो, जैसे अब मेरा रेंज ऑफ मोशन ये शोल्डर का यहाँ तक है, शोल्डर जॉइंट का यहाँ तक, ठीक है। बट मेरे को कोई ऐसे स्ट्रेच कर रहा है, ओके, और वो ओवर स्ट्रेच कर रहा है, तो उससे क्या हो सकता है, इंजरी हो सकती है। फुल रेंज ऑफ मोशन ये है। फुल रेंज ऑफ मोशन क्या है, शोल्डर फ्लेक्शन का ये पीछे, ये शोल्डर फ्लेक्शन है, ये हाइपर एक्सटेंशन, मतलब फुल रेंज ऑफ मोशन में मैं अपना जॉइंट वर्क कर रहा हूँ, ओके। और अगर मेरा Yes. फुल रेंज ऑफ मोशन नहीं है, मेरा जॉइंट स्टिफनेस है, तो यहीं तक रुक जाएगा, और इसके परे कोई अगर स्ट्रेच करेगा तो मेरे को जॉइंट या मसल में इंजरी हो सकती है। कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो आपकी जॉइंट मोबिलिटी को प्रभावित कर सकते हैं या उसको लिमिट कर सकते हैं, उसको एक सीमित सीमित कर सकते हैं या फिर प्रभावित कर सकते हैं। वो है जेनेटिक्स। नंबर वन, जेनेटिक्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं रेंज ऑफ मोशन में। कई लोग बड़े फ्लेक्सिबल होते हैं जेनेटिकली। फिर एज, 25 साल के बाद अगर हम बात करें, ज्यादातर लोगों की इनएक्टिव लाइफस्टाइल, खास तौर पे जिनकी इनएक्टिव लाइफस्टाइल है, तो वहां पे क्या होता है, उनमें उनके कनेक्टिव टिश्यू में बहुत सिग्निफिकेंट चेंजेस होते हैं, और वो उन सिग्निफिकेंट चेंजेस से क्या होता है, फ्लेक्सिबिलिटी वो लूज कर देते हैं, क्योंकि एज के साथ लॉस ऑफ इलास्टिसिटी होती है। इलास्टिसिटी मतलब इलास्टीन, इलास्टीन हमारी बॉडी में कम होता जाता है, जिससे कोलेजन, जिससे ये टिश्यू बने हुए होते हैं, कोलेजन से बना होता है ना, कोलेजन आजकल तो सप्लीमेंट भी आ रहा है, टीवी पे ऐड भी आ रहे हैं। तो ये कोलेजन का ब्रेकडाउन होना चालू हो जाता है, बोन हमारे कमजोर होना चालू हो जाते हैं, बोन में से कैल्शियम वगैरह ये सब चीजें, मतलब बोन कमजोर होना चालू हो जाते हैं। डी मिनरलाइजेशन, कैल्शियम क्योंकि एक मिनरल है और वो बोन में से हट रहा है, तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं डी मिनरलाइजेशन। तो बोन डी मिनरलाइजेशन हो जाता है और टिश्यू डिहाइड्रेशन हो जाता है। इन सब की वजह से क्या होता है, लॉस ऑफ इलास्टिसिटी एज के साथ। ये आपके समझने के लिए है ना, कि कैसे क्या फ्लेक्सिबिलिटी, जिसको हर ट्रेनर या हर बंदा बस ऐसे ही, हाँ ठीक है हल्का फुल्का 10 सेकंड कर लिया हो गया स्ट्रेचिंग, है ना, उसको ओवरलुक करता है, बट आपको नहीं करनी, तो समझाने के लिए। दूसरा, जब वाटर की कमी, डिहाइड्रेटेड होते हैं टिश्यू, तो उनका, उनके स्ट्रक्चर का लुब्रिकेशन भी जो है वो लिमिट हो जाता है। टिश्यू की साइट, वैसे ही वहां पे इतनी कैपिलरीज या ब्लड वेसल्स नहीं होती हैं कि न्यूट्रिएंट पहुंचाए, और वो और ज्यादा डिहाइड्रेटेड, तो लैक ऑफ वाटर हो जाता है, तो क्या होता है, उस न्यूट्रिशन भी उन तक पहुंचना मुश्किल हो जाता है, और ज्यादा वो फ्रेजाइल बन जाते हैं, और ज्यादा फ्रेजाइल बन जाते हैं। फ्रेजाइल मतलब जो जो चीज बहुत आसानी से या बहुत नाजुक होती है उसे फ्रेजाइल कहते हैं। ट्रेन में या कोई, हम कांच का मंगाते हैं, उस पर टैग आता है फ्रेजाइल, आपने देखा होगा, फ्रेजाइल का टैग आता है लाल से कलर का, कि भैया इसमें कांच का सामान है, इसमें ये चीज है, टूटने वाला सामान है ना, तो फ्रेजाइल का मतलब वो। तो इसीलिए सबसे अच्छा उपाय क्या है, जितना ज्यादा एक्टिव होगा पर्सन, मोर एक्टिव एजिंग प्रोसेस, थ्रू आउट द एजिंग प्रोसेस मोर फ्लेक्सिबल। जितना जैसे जैसे एज होते जाएगी, उतना अगर आप फ्लेक्सिबल रहोगे, अगर आप एक्टिव रहोगे, जैसे जैसे एज हो रही है आप ज्यादा एक्टिव हो रहे हो, तो आप ज्यादा फ्लेक्सिबल भी रह पाओ। तो ये आपका एज फैक्टर हो गया। फिर हाइपोकाइनेसिस, हाइपोकाइनेसिस एक बहुत फैंसी वर्ड लग रहा होगा आपको, है ना, पर इसका सिंपल मतलब है yes, फिजिकल इनएक्टिविटी। हाइपोकाइनेसिस का छोटा सा मतलब क्या है, फिजिकल इनएक्टिविटी बस। फिजिकल इनएक्टिविटी, इनएक्टिव रहोगे, आपके टिश्यू जो है वो शॉर्ट हो जाएंगे, है ना, यूज में नहीं लोगे तो लूज हो जाएंगे। लूज क्या हो जाएगी, उनकी इलास्टिसिटी, उनकी एक्सपेंशन की कैपेसिटी, और इंजरी हो जाएगी आपको। क्यों हो जाएगी, क्योंकि मसल इम्बैलेंस होगा, आपका अलाइनमेंट बॉडी का
इम्प्रॉपर हो जाएगा। बहुत ही स्मॉलर लेवल पे होती है। फोर्थ है जेंडर। फीमेल्स ज्यादा फ्लेक्सिबल होती है मेल से, क्योंकि फीमेल को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि उनकी रेंज ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, रेंज ऑफ मोशन ज्यादा होता है, स्पेशली किस रीजन में, पेल्विक रीजन। पेल्विक रीजन में क्यों होता है? क्योंकि उन्हें आगे जाके चाइल्ड बर्थ करनी होती है। अगर पेल्विक खुलेगा नहीं तो बच्चे का, छोटे से बच्चे का भी सर बहुत बड़ा होता है, और जब अ, बच्चा मतलब चाइल्ड बर्थ होता है तो इट इज वेरी डिफिकल्ट अगर फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है पेल्विक रीजन में। तो नेचर उनको उनको कुदरत ने वो फ्लेक्सिबिलिटी दी है। तो जेंडर पे भी डिपेंड करती है फ्लेक्सिबिलिटी। कुछ ऐसे ही इन्होंने लिखा रखा है कि पेल्विक बोन जो है वो हमारे मेल से कैसे अलग होती हैं। कोई भी, जैसे आपने देखा होगा कि सुना होगा न्यूज में, कोई किस तरह की कोई लाश वगैरह मिलती है तो पुलिस पहचान लेती है पुरानी, या कोई कंकाल मिलता है तो पहचान लेता है कि ये मेल का था या फीमेल का था। कैसे पहचानते हैं ये डॉक्टर्स वगैरह? इन चीजों को ध्यान में रखते हुए। ठीक है, तो ये स्पेशलिटी होती है फीमेल बोन की, आप देख लेना एक बार। फिर बॉडी टाइप में हम बात करें तो बॉडी टाइप पे भी डिपेंड करती है फ्लेक्सिबिलिटी, कि आपका वेट क्या है, आपका बॉडी टाइप क्या है, और आपकी रेंज ऑफ मोशन को अचीव करने की काबिलियत क्या है। कई लोग ऐसा आज भी मानते हैं कि वेट ट्रेनिंग से बॉडी टाइट हो जाती है, स्टिफ हो जाती है ना, लैक करती है फ्लेक्सिबिलिटी में, बट ऐसा नहीं है। फ्लेक्सिबिलिटी में क्यों लैक करती है? क्योंकि मसल इम्बैलेंसेस होते हैं, क्योंकि जब भी आप ओवर डेवलप करोगे किसी मसल को, मसल इम्बैलेंसेस होंगे, और जब मसल इम्बैलेंस होंगे तो फ्लेक्सिबिलिटी पे भी प्रभाव पड़ेगा। तो ये चीज एक मिथ है। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग डिक्रीजेस फ्लेक्सिबिलिटी इज अ मिथ। ठीक है, इंडिपेंडेंटली अकेली स्ट्रेंथ ट्रेनिंग फ्लेक्सिबिलिटी को कम नहीं करती है, क्योंकि हर पर्सन का इसको लेके एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट है, तो ये मिथ है। फिर बॉडी टेम्परेचर की बात करें, ठंड में आप देखोगे यहाँ पे या कहीं पहाड़ी रीजन में जब आप जाओगे तो आप जितना वार्म अप करोगे उतना ज्यादा, कहते हैं ना, बॉडी खुल गई है, तो मतलब बॉडी टेम्परेचर का डायरेक्ट इफेक्ट होता है आपके जॉइंट पे और रेंज ऑफ मोशन पे। इसलिए जब भी ऐसे कोल्ड एनवायरनमेंट में आप वर्कआउट करो तो ये बहुत जरूरी है कि आप अपना कोर टेम्परेचर बढ़ाओ, ताकि साइनोवियल फ्लूइड जॉइंट में ज्यादा से ज्यादा बढ़े, और आपकी बॉडी हार्ड वर्क, मतलब जो एक्सरसाइज आप उसे करवाने वाले हो अपनी बॉडी को, उसके लिए वो तैयार हो जाए। तो वार्म अप और कूल डाउन बहुत जरूरी है। वार्म अप 5 मिनट से 15 मिनट तक का हो सकता है, और कई चीजों पे वार्म अप डिपेंड करता है, जैसे टाइम ऑफ डे, किस समय आप वार्म अप कर रहे हो, सुबह, रात, दोपहर, वेदर कंडीशन, ठंड है, गर्मी है, और स्पेशल पॉपुलेशन, जैसे ओल्ड क्लाइंट्स है, किसी को आर्थराइटिस है, गठिया, आर्थराइटिस मतलब गठिया है, हाई ब्लड प्रेशर है, या कोई प्रेग्नेंट है, तो इन सब चीजों पे वार्म अप डिपेंड करता है, और 5 से 15 मिनट तक का वार्म अप आप कर सकते हो। और धीरे धीरे हमें चालू करना चाहिए वार्म अप, बिल्कुल लेस इंटेंस होना चाहिए वार्म अप, और उन मूवमेंट्स का वार्म अप होना चाहिए, मतलब वो ऐसे वार्म अप में ऐसे मूवमेंट्स डालो जो मूवमेंट्स आप करने वाले हो। जैसे आप करने वाले हो लोअर बैक डेडलिफ्ट, और आप एंकल का वार्म अप कर रहे हो, उस पर बहुत ध्यान दे रहे हो, नी का वार्म अप कर रहे हो, तो भाई बैक का कर रहे हो तो बैक की मोबिलिटी देखो, बैक का वार्म अप करो, गुड मॉर्निंग करो, डेडलिफ्ट बिना वेट के तो एक वार्म अप सेट करो, है ना। एंकल वैंकल नी का भी करो, बट फोकस वो करो जो आप करने वाले हो, ज्यादा वार्म अप या मोबिलिटी वहां करो। क्योंकि वार्म अप जब आप करते हो तो टिश्यू स्ट्रक्चर भी प्रिपेयर होता है, मतलब कि हाँ भाई अब कुछ लोड पड़ने वाला है, तो वो फ्लेक्सिबिलिटी जितनी चाहिए होती है उस पर्टिकुलर एक्टिविटी में, उसके लिए वो प्रिपेयर हो जाता है। वार्म अप के बेनिफिट्स हैं, हमारा टिश्यू टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर राइज होता है, कोर टेम्परेचर, हार्ट रेट इंक्रीज होती है, जिससे कार्डियोवास्कुलर सिस्टम आने वाले वर्कलोड के लिए तैयार होता है, ज्यादा न्यूट्रिएंट आपके ब्लड में होता है। ओके, एनर्जी किस रेट से इंक्रीज हो रही है बॉडी में?
मतलब मेटाबॉलिक रेट बढ़ जाती है, आपकी रेस्पिरेशन, आपका ऑक्सीजन इनटेक वो बढ़ जाता है, जिससे एक्सचेंज ऑफ गैसेस ज्यादा होता है फॉर फ्रॉम हीमोग्लोबिन। नर्व इम्पल्स की स्पीड बढ़ जाती है, जो बॉडी मूवमेंट को फैसिलिटेट करती है। विजो इलास्टिसिटी ऑफ टिश्यू, मतलब आपके टिश्यू की विस्को इलास्टिसिटी बढ़ जाती है, मतलब इलास्टिक उनको फैलने सिकुड़ने की जो क्षमता है वो बढ़ जाती है। फिजिकल वर्क कैपेसिटी बढ़ जाती है, और मसल ज्यादा तेजी से कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स हो जाते हैं, मतलब उनका रेसिप्रोकल इनर्वेशन प्रोसेस बढ़ जाता है, मेटाबॉलिज्म बढ़ जाता है, साइकोलॉजिकल एनवायरनमेंट वो एनहेंस हो जाता है, आपका मेंटली प्रिपेयर हो जाते हो आप, है ना। फोर्स प्रोडक्शन 2 से 4% इंक्रीज हो जाता है वार्म अप के बाद, 2 से 4%। फोर्स प्रोडक्शन मतलब लेंथ टेंशन रेशियो। फोर्स प्रोडक्शन कैसे होता है जब मसल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं? कौन से मसल? टाइप 1 मसल फाइबर्स। टाइप 1 मतलब फास्ट, हाँ, फास्ट ट्विच मसल फाइबर्स। ठीक है। अब आप देखो, हर चीज को कनेक्ट करो। फोर्स प्रोडक्शन, फास्ट ट्विच मसल फाइबर, एनएरोबिक, एकदम से जो, जैसे कोई खड़ा है, धक्का देना एकदम से, बस धक्का देना एकदम। तो कैसे फोर्स प्रोड्यूस करोगे आप एकदम से? दैट इज कौन कर रहा है? फास्ट ट्विच मसल फाइबर। तो वार्म अप करके आप कुछ ऐसा करोगे, चेस्ट प्रेस या कुछ ऐसा फोर्स प्रोडक्शन वाले मूवमेंट्स, बर्पीज वगैरह, तो 2 से 4% आपका लेंथ टेंशन रेशियो बढ़ जाएगा। ब्लड फ्लो, एक्टिव मसल, जिस मसल का वर्कआउट कर रहे हो वो एक्टिव मसल है, वहां पे ब्लड फ्लो बढ़ जाएगा। और न्यूरो एंडोक्राइन रिस्पॉन्स, मतलब एनर्जी और टिश्यू रिबिल्डिंग का जो एक रिस्पॉन्स है, वो भी अप्रोप्रिएट हो जाएगा। सप्लाई वगैरह एनर्जी की, एटीपी की अप्रोप्रिएट रहेगी, और मसल टेंशन डिक्रीज होगा। तो स्ट्रेचिंग का जनरल पर्पस क्या है? कि मसल्स को स्टोर करें जो शॉर्ट हो गई है, और जो टाइट या वीक मसल है उसको हम उनकी ऑप्टिमल लेंथ में, जो उनकी नॉर्मल लेंथ है वहां तक लेके आए। और टाइट और शॉर्ट मसल ब्रेक होने के बहुत चांसेस होते हैं। जो मसल टाइट है या शॉर्ट है वो ब्रेक आसानी से हो सकती है, इंजरी वहां आसानी से हो सकती है। और रेंज ऑफ मोशन को हम अगर लिमिट करेंगे तो भी इंजरी का रिस्क बढ़ जाएगा। नॉर्मल रेंज ऑफ मोशन को हमें लिमिट नहीं करना है। फिर 3 तरह की स्ट्रेचेज होती है, ये आप पढ़ना, मैं भी आपको वैसे बताता हूँ। स्टैटिक, स्टैटिक स्ट्रेच में एक्टिव या पैसिव स्ट्रेच होती है, और फिर डायनेमिक। स्टैटिक स्ट्रेच देन डायनेमिक स्ट्रेच। स्टैटिक स्ट्रेच को हम पैसिव स्ट्रेच भी कहते हैं, डायनेमिक स्ट्रेच को हम एक्टिव स्ट्रेच भी कहते हैं। स्टैटिक मतलब एक जगह रह के जैसे आप स्ट्रेच करते हो, जैसे मैं, चेस्ट मेरी स्ट्रेच कर रहा है कोई, somebody is stretching my chest, तो पीछे से कोई ये पकड़ के 30 सेकंड तक, 10 सेकंड, 30 सेकंड, तो एक ही जगह है और मेरी चेस्ट मसल जो है वो स्ट्रेच हो रही है। और डायनेमिक स्ट्रेच क्या है? ये डायनेमिक स्ट्रेच which is that attention is मतलब जो स्थिर नहीं है, जो डायनेमिक है। और फिर होती है बैलिस्टिक स्ट्रेच, थर्ड टाइप ऑफ स्ट्रेच, एकदम से ये जोर का, बिल्कुल ये है बैलिस्टिक स्ट्रेच। ओके, तो ये 3 तरह की स्ट्रेच होती है, स्टैटिक, डायनेमिक और बैलिस्टिक। अनकंट्रोल्ड या जर्किंग, बॉबलिंग, पुशिंग, ये होती है आपकी बैलिस्टिक स्ट्रेच, एकदम से। तो इसके भी कुछ ये स्पोर्ट्स स्पेसिफिक होती है, कुछ एक स्पोर्ट्स में ही होती है, और सबके लिए नहीं होती बैलिस्टिक स्ट्रेच। फिर होती है पीएनएफ स्ट्रेच, ये सिर्फ आप जान लो, ये आपको कराना नहीं है, ये फिजियोथेरेपिस्ट कराते हैं। ये कैसे होती है इसका एग्जांपल देता हूं मैं, जैसे मैं ट्राइसेप्स की स्ट्रेचिंग कर रहा हूँ, तो ये मतलब मान लो ये फिजियोथेरेपिस्ट का हाथ है, अब वो ऐसे मेरे ट्राइसेप्स को पीछे पुश कर रहा है, और वो मेरे को बोला कि सर आप मेरे हाथ को आगे पुश करो, ऐसे मेरे को ऐसे पुश करनी है, और वो ऐसे पुश कर रहा है। तो ये होती है पीएनएफ स्ट्रेच, प्रोप्रियोसेप्टिव न्यूरोमस्कुलर फैसिलिटेशन वाली स्ट्रेच। तो ये कब होती है? ये स्ट्रेचिंग इस तरह की कब होती है? जब किसी को इंजरी हो जाती है, या इस तरह की कोई चीज हो जाती है, तब होती है। और ये हमें नहीं करानी, ये फिजिकल थेरेपिस्ट ही कराते हैं, क्योंकि उन्हीं को पर्टिकुलर नॉलेज होती है। और कब कराते हैं? रिहैबिलिटेशन में। जनरली हमें
सिर्फ एक्टिव और पैसिव स्ट्रेचिंग करना है। अगर कोई स्पोर्ट्स स्पेसिफिक कोई ऐसा एथलीट आता है आपके पास, तभी आपको बैलिस्टिक स्ट्रेचिंग करनी है, नहीं तो बैलिस्टिक स्ट्रेचिंग भी आपको नहीं करनी। अब ये जो पीएनएफ है, इसमें दो तरह की चीजें होती हैं, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स और कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स एंटागोनिस्ट कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स में सिंपल ही होता है कि देखो, जैसे ट्राइसेप्स का एग्जांपल दें, अभी ऐसे करो सब ऐसे, ठीक है, और यहां से पुश करो और आगे की तरफ धक्का दो, कॉन्ट्रैक्ट करो ट्राइसेप्स को और रिलैक्स करो, कॉन्ट्रैक्ट करो और रिलैक्स करो, ठीक है। तो ये टेक्निक कब होती है, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स, और वो मेरे हाथ को पूरा पीछे तक लेके जा रहा है, मतलब जॉइंट के फुल रेंज ऑफ मोशन में लेके जा रहा है मेरे हाथ को, ये, और मैं इसको आगे की तरफ कर रहा हूँ, वो मेरे को धीरे 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 करके फुल रेंज ऑफ मोशन में लेके जा रहा है। फिर होती है क्रैक, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स एंटागोनिस्ट कॉन्ट्रैक्ट। तो ये एक तरह का आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन होता है, और डिजायर्ड मसल ग्रुप पे आप ये कर सकते हो। 8 तक काउंट करना है आपको, 8 तक, अगर ये वाला आप टेक्निक यूज कर रहे हो। ओके, फिर स्ट्रेचिंग के बेनिफिट्स, स्ट्रेचिंग के बेनिफिट्स क्या हैं ये आप पढ़ना, अगर कुछ समझ नहीं आया तो बताओ क्या क्या होते हैं स्ट्रेचिंग के बेनिफिट्स, वो अभी आप बताना मेरे को। फिर स्ट्रेचिंग करते टाइम क्या प्रिकॉशंस लेने हैं, बहुत ओवर स्ट्रेचिंग ना करें लिगामेंट्स वगैरह, क्योंकि ये लिगामेंट्स टेंडन्स ये स्ट्रेचिंग के लिए नहीं बने, क्योंकि अगर ये स्ट्रेच हो जाएंगे इनसे इंजरी हो सकती है, जॉइंट इंस्टेबल हो सकते हैं, और अगर बहुत लंबे समय तक ओवर स्ट्रेच रहे तो स्ट्रेच वीकनेस हो सकती है मसल टिश्यूज में, और उससे क्या होगा, कॉन्ट्रैक्टाइल फोर्स वो लूज कर देंगे, कॉन्ट्रैक्टाइल फोर्स वो क्या कर देंगे, लूज कर देंगे। तो हमेशा हमें क्या ध्यान रखना है, यूज बैलेंस, हर चीज में बैलेंस रहो, बैलेंस रखो हर चीज, एवरीथिंग, चाहे स्ट्रेचिंग हो, वेट ट्रेनिंग हो। हमें कब स्ट्रेच नहीं करना चाहिए, जब हमारे टेंडन, लिगामेंट्स और मसल इंजर्ड हो, पीटी मतलब कॉन्ट्रैक्टाइल टिश्यू, जब ये इंजर्ड हो, जब किसी को फ्रैक्चर हुआ हो रिसेंटली, ठीक है, मसल या जॉइंट में इन्फ्लेमेशन हो, इन्फ्लेमेशन मतलब स्वेलिंग हो, ऑस्टियोपोरोसिस हो, जोड़ों का कोई दर्द हो जो हमें पता हो, या फिर स्ट्रेच करने से कोई शार्प एक नुकीला सा पेन हो रहा हो मसल में या जॉइंट, तब भी हमें नहीं करनी चाहिए। या फिर वेस्कुलर डिजीज है कोई ऐसी डिजीज जो आपकी वेसल, ब्लड वेसल्स से रिलेटेड है, या फिर आपका रेंज ऑफ मोशन बहुत ज्यादा कम है, तब आपको स्ट्रेचिंग नहीं करनी चाहिए। स्ट्रेचिंग लिमिटेशन हमने पढ़ा भी था, स्ट्रेचिंग को कौन लिमिट करते हैं, जेनेटिक्स, एज, जेंडर, प्रायर स्ट्रेच पैटर्न्स। हालांकि डेली स्ट्रेचिंग को एडवोकेट किया गया है फ्लेक्सिबिलिटी से, रातों रात स्ट्रेचिंग इंक्रीज नहीं हो सकती, फ्लेक्सिबिलिटी से रातों रात आपकी फ्लेक्सिबिलिटी रातों रात इंक्रीज नहीं हो सकती, इसलिए हमें एकदम नहीं, तेजी नहीं करनी चाहिए फ्लेक्सिबल होने में। एक सेकंड आप पढ़िए, रीड करिए। ओके, दूसरा फ्लेक्सिबिलिटी जो है या रेंज ऑफ मोशन किसी भी जॉइंट की, वो कैसे अफेक्टेड होती है, आपकी बोन स्ट्रक्चर से,
लिगामेंट से, लिगामेंट जो बोन को अटैच होते हैं, सॉरी, इलास्टिसिटी ऑफ स्किन से, स्किन की भी इलास्टिसिटी होती है, और मसल्स, क्या हो रहा है, टेंडन्स और फेशियल, ठीक है। इसलिए हाइपर एक्सटेंडेड हमें अवॉइड करना है, हाइपर फ्लेक्सिंग या टॉर्किंग, किसी भी जॉइंट पे एकदम से जोर देना या झटका देना, वो हमें अवॉइड करना है। हाइपर फ्लेक्सिबिलिटी, हाइपर फ्लेक्सिबिलिटी मतलब ओवर फ्लेक्सिबिलिटी, इससे क्या होता है, जॉइंट इंस्टेबिलिटी होती है। दूसरी बात, प्रेगनेंसी के टाइम हमें ध्यान रखना चाहिए, अगर हम किसी प्रेग्नेंट फीमेल को एक्सरसाइज कर रहे हैं, करवा रहे हैं, तो उन्हें मॉडरेट स्ट्रेचिंग करानी चाहिए। क्यों? क्योंकि वो प्रेग्नेंट है तो उनके अंदर ऐसे हॉर्मोन्स डेवलप होते हैं जिससे वो, उनकी स्ट्रेचिंग, उनकी फ्लेक्सिबिलिटी मतलब ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है, उनके टेंडन और लिगामेंट की भी। इसलिए हमें ओवर स्ट्रेचिंग नहीं करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि लिगामेंट और टेंडन में प्लास्टिक प्रॉपर्टी होती है, इलास्टिक प्रॉपर्टी नहीं होती है। और प्लास्टिक का आपने क्या देखा था, प्लास्टिक को हम स्ट्रेच करते हैं तो अपने ओरिजिनल शेप में नहीं आ पाता है, राइट। तो आप ज्यादा स्ट्रेच कर दोगे, वो ओवर स्ट्रेच हो गए तो हमेशा के लिए वो वैसे ही हो जाएंगे, वो अपने ओरिजिनल शेप में नहीं आ पाएंगे, जिसकी वजह से जॉइंट इंस्टेबिलिटी होगी और आगे जाके उनको, फीमेल को इंजरी भी हो सकती है। तो जब भी किसी प्रेग्नेंट फीमेल को आप ट्रेन कराओ, ये नहीं है कि मैम स्ट्रेच हो रहा है और करे जाओ, उनको बिल्कुल मॉडरेट स्ट्रेचिंग कराओ, कोई बात नहीं। ओके, गॉट द पॉइंट। Yes, sir. फिर यहाँ पे यस, अलग यस अलग सर, मसल्स की स्ट्रेचिंग दे रखी है, यस कौन सर। को कैसे स्ट्रेच करना है, ये आपको पढ़ना है। इसमें कोई दिक्कत हो तो आप बता। हर हर मसल की स्ट्रेचिंग दे रखी है आपकी, इसमें कैसे कराना है। फीमेल को कराओ तो बहुत प्रॉपरली टच करके, उनको अप्रोप्रिएटली टच करके करवाना है। ओके, ऐसे नहीं करवाना, इनअप्रोप्रिएटली टच नहीं करना। ओके, और ओके कोशिश सर। कराओ कि पर्सनल ट्रेनिंग नहीं है, कोई जनरल फीमेल है तो उसको आप वैसे ही बताओ, मैनुअल स्ट्रेचिंग ही कराओ। पर्सनल ट्रेनिंग में आप थोड़ा टच कर सकते हो, वो भी परमिशन लेके। कभी भी, चाहे मेल क्लाइंट हो चाहे फीमेल क्लाइंट हो, विदाउट परमिशन आपको उनको टच नहीं करना। तो आज हमारा थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड में फ्लेक्सिबिलिटी चैप्टर खत्म हुआ। थैंक यू। ओके, सो अब हमें पता है कि सीरीज इलास्टिक कंपोनेंट और पैरेलल इलास्टिक कंपोनेंट क्या है। तो और जैसे आपने देखा, एक्टिन मायोसिन कैसे काम करते हैं, कैसे क्रॉस ब्रिज फाउंडेशन फॉर्मेशन कैसे होती है, क्रॉस ब्रिजिंग कैसे होती है, और मसल कॉन्ट्रैक्शन कैसे होता है। ये क्लियर है सबको? मसल कॉन्ट्रैक्शन कैसे होता है वीडियो देखने के बाद? नहीं है क्लियर? वापस देखें वीडियो। ये आवाज आ रही है आपको? तो yes, sir, आदि तो यस सर। वापस देखिए, या क्लियर है? सर मसल देखिए। कॉन्ट्रैक्शन कैसे होता है, देख लिया ना? ठीक। तो वैसे ही, और जिनने नहीं देखा, अभी जब क्लास एंड होगी ब्रेक में देख लेना। तो ठीक है सर। जो पैरेलल इलास्टिक कंपोनेंट है, जिसमें एंडोमाइसियम, पेरीमाइसियम और एपीमाइसियम, तो ये पैरेलल इलास्टिक कंपोनेंट है। उसको याद रखने के लिए ये देख लो कि ये पैरेलली चलते हैं आपकी मसल फाइबर्स के साथ। मसल फाइबर, फैसिकुलाई और मसल, तीनों के साथ ये पैरेलल चलते हैं। सीरीज इलास्टिक कंपोनेंट, जिसमें टेंडन, क्रॉस ब्रिजेस और जेड डिस्क होती हैं, ये सीरीज इलास्टिक कंपोनेंट होता है। एक सेकेंड होल्ड कर।
सॉरी। ओके, तो सीरीज इलास्टिक कंपोनेंट और पैरेलल इलास्टिक कंपोनेंट की हम बात कर रहे थे। सीरीज इलास्टिक कंपोनेंट जिसमें पेरीमाइसियम, सॉरी, टेंडन, जी डिस्क और अपने क्रॉस ब्रिजेस आते हैं, ये है सीरीज इलास्टिक कंपोनेंट। और ये जैसे ही मसल कॉन्ट्रैक्ट होती है टेंशन में आ जाते हैं, जैसे आपने वीडियो में देखा। जैसे ही कॉन्ट्रैक्शन होता है, क्रॉस ब्रिजेस, जेड डिस्क, टेंडन, ये कॉन्ट्रैक्शन में एक्टिवली आ जाते हैं, टेंशन में आ जाते हैं। टेंशन मतलब वो नहीं, दिमाग वाला टेंशन नहीं, है ना, रेजिस्टेंस वाला टेंशन। इसीलिए मैकेनिकल टेंशन जो है मसल में स्टोर हो जाता है अगर हम मसल को बहुत देर तक स्ट्रेच करते हैं। किसी ने वेट लिफ्टिंग या पावर लिफ्टिंग देखी है? देखी यस किसी सर। ने? तो उसमें यस सर। जब भी जैसे बेंच प्रेस कर रहे हो, तो बेंच से वेट उठा के उसे होल्ड करवाते हैं, 1-2 सेकंड उसे होल्ड करवाते हैं। ऐसे नहीं कि उठा जी। के बेंच प्रेस कर दिया, है ना, होल्ड करवाते हैं ना। जी फिर सर। उसे कहते हैं स्टार्ट। फिर वो स्टार्ट करता है, फिर वो रखता है। नीचे ले रखता है, बाद में प्रेस करता है जब बोलते हाँ, हैं तब। राइट। तो वो क्यों होता है? कि जो ये मैकेनिकल टेंशन स्टोर होता है मसल में, इसे खत्म करने के लिए, राइट, इस टेंशन को खत्म करने के लिए, मतलब उस एनर्जी को, जो इलास्टिक एनर्जी जिसे हम कहते हैं, जो टेंशन है इसे हम इलास्टिक एनर्जी कहते हैं, इलास्टिक एनर्जी। तो उसको खत्म करने के लिए अब इलास्टिक कंपोनेंट जो हैं वो स्टोर करते हैं टेंशन, जो कॉन्ट्रैक्टाइल फोर्स के द्वारा क्रिएट की गई है, जो कि फिर बोन को ट्रांसफर होती है। कॉन्ट्रैक्टाइल फोर्स मतलब, कॉन्ट्रैक्टाइल फोर्स क्या होती है? जो कॉन्ट्रैक्शन करवाती में है ना। क्या होता है? एटीपी गया, एटीपी टूटा, एटीपी ने एक्टिन मायोसिन, अब जो वो क्रॉस ब्रिज फाउंडेशन होती है ना, क्रॉस ब्रिजिंग होती है, एक्टिन मायोसिन पास आते हैं। वो कैसे आते हैं? एटीपी अंदर मसल के माइटोकॉन्ड्रिया में टूटता है, और वो एटीपी जाता है एक्टिन मायोसिन के वहां पे, और उनको एनर्जी देता है क्रॉस ब्रिज फाउंडेशन फॉर्मेशन करने की। ठीक है। व्हाट द पॉइंट? यस यस सर। सर। ये वाला वीडियो, इसमें एटीपी भी तो बताया था, राइट? जी। एटीपी इंटू। यस, एटीपी का एक और वीडियो है। एक और वीडियो था, वो मेरे को मिल नहीं रहा, मैंने सेव करके रखा था। वो भी बहुत अच्छा था, आपको मतलब बहुत अच्छे से समझ में आता उससे। कोई नहीं। सो एटीपी आएगा और वहां पे एनर्जी देगा। ऐसे मैकेनिकल टेंशन जो है इलास्टिक टेंशन में कन्वर्ट होता है, और इलास्टिक टेंशन स्टोर होता है आपकी, इलास्टिक एनर्जी, सॉरी, इलास्टिक एनर्जी स्टोर होती है आपकी मसल में, जो कैसे क्रिएट होती है? कॉन्ट्रैक्टाइल फोर्स के द्वारा क्रिएट होती है, जो फिर बाद में बोन को ट्रांसफर होती है। और ये सेम चीज इनवॉलेंट्री रिस्पॉन्स में भी देखने को मिलता है, एग्जिस्ट करता है। प्रोप्रियोसेप्टर्स, प्रोप्रियोसेप्टर एक आप मान लीजिए एक तरह के ऑर्गन्स हैं, बहुत माइन्यूट छोटे छोटे रिसेप्टर्स हैं, रिसीविंग ऑर्गन्स हैं, जो सेंस करते हैं, आभास सेंस करते हैं, जो नर्व के एंड पे होते हैं। और ये प्रोटेक्टिव सेंसरी रिसेप्टर्स होते हैं, जो एक रैपिड फीडबैक देते हैं। किसको देते हैं? सीधे अपने सीएनएस को, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में
दो ही चीजें होती हैं, स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन। स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन, जो आपकी रीढ़ की हड्डी के बीच में से एक कॉर्ड निकलती है। कॉर्ड मतलब एक तार जैसा, मोटा तार, जिसे हम अगर वैसे देशी भाषा में हम बोलें नॉर्मल, तो वो हमारे स्पाइनल कॉर्ड से पूरी नर्व का एक जत्था निकलता है स्पाइन से, जिसको हम स्पाइनल कॉर्ड कहते हैं। और ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड किससे कनेक्टेड है? ब्रेन। तो इन दोनों से मिलके बनता है हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम को ये प्रोप्रियोसेप्टर, जो हर नर्व एंडिंग के वहां पे पास में लोकेटेड है, नर्व के एंड में लोकेटेड है प्रोप्रियोसेप्टर्स, ये फीडबैक देते हैं। जो भी ये आभास करते हैं, जो भी ये सेंस करते हैं, ये फीडबैक देते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम को, जिसकी वजह से एक रैपिड रिस्पॉन्स होता है। जैसे प्रोप्रियोसेप्टर्स, देखो मैं बताऊं, सब अपनी आंखें बंद करो। सबने कर लिया आंखें बंद? यस सर। यस सर। अब अपनी यस। आंख को टच करो, आंखें बंद करके अपनी दोनों आंखों को दो उंगलियों से टच करो। हुआ टच? यस। जी सर। ठीक है, अब आंखें खोल लो। अब देखो, आंखें बंद करके आपके हाथ, आपकी उंगलियां, दो उंगलियां दोनों आंखों को जिन्होंने टच किया है, किसी ने बताया ऊपर थोड़ा, नीचे थोड़ा, कान के पास थोड़ा, नाक पे लग गया, ऐसे तो नहीं हुआ? नो सीधे सर। आंख पे ही टच हुई है आपकी उंगली। यस जी सर। सर। यस। ठीक। जब आप बीच पे गए, कोई बीच पे या नदियों के किनारे कहीं गए होंगे जी सब, सर। तो वहां पे जी। जब आप यस। रेत पे चलते हो, तो आंखें बंद करके चलते हो, तब भी पता चल जाता है ये रेत है। यस यस। सर। यस। पता चल जाता है ना, रेत जैसा कुछ है, मिट्टी है, मतलब रेत ही है। मिट्टी तो बहुत तरह की होती है, पर ये रेत है, पता चल जाता है। हम्म। तो ये कौन देता है? ये सारी चीजें कराता है आपका प्रोप्रियोसेप्टर। ये प्रोप्रियोसेप्टर जो सेंसरी रिसेप्टर है, ये करवाता ओके। है। हाँ जी सर, अभी निकल जाओ, ठीक है। सो ये हमारे सेंसरी रिसेप्टर्स हैं, प्रोप्रियोसेप्टर, जो हमें आभास कराते हैं हमारे जो भी हम चीजें छूते हैं कि वो क्या हो सकती है, क्या है, राइट। हमारे आंख, कान, नाक, कहीं भी हम को कुछ महसूस होता है तो हम सीधे हाथ वहीं ले जाते हैं। जैसे पीठ पे मान लो कुछ हमें स्क्रैच करना है या खुजली टाइप करनी है, तो हम सीधे वहीं पे ले जाते हैं जहां पे हमें स्क्रैच करना है। हम कहीं इधर उधर नहीं ले जाते। कोई दो जने नहीं गाइड करते, अरे थोड़ा भाई, थोड़ा हाथ ऊपर ले, यहाँ हो रही है ना, थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे, ऐसे नहीं होता। हम सीधे हाथ वहीं ले जाते हैं। दैट इज ऑल ड्यू टू द रिसेप्टर, सेंसरी रिसेप्टर, दैट इज कॉल्ड प्रोप्रियोसेप्टर। प्रोप्रियोसेप्टर के कारण ओके। ये चीज होती है। ओके। तो ये हो गया हमारा प्रोप्रियोसेप्टर। तो जब भी हम एक्शन की बात करें, इस एक्शन को हम कहते हैं न्यूरोमस्कुलर इनहिबिशन। न्यूरोमस्कुलर इनहिबिशन, इनहिबिट करना मतलब रोक देना, इनहिबिट करना मतलब टू स्टॉप, टू इनहिबिट। जब भी हम स्ट्रेच करते हैं अपनी मसल्स को, ये मसल्स जो हैं ये प्रोटेक्टेड होती हैं प्रोप्रियोसेप्टर्स के द्वारा। हम्म। क्यों प्रोटेक्टेड होती हैं? ताकि ये ओवर स्ट्रेच ना हो जाए। रबड़ को आप खींचते रहो, खींचते रहो, खींचते रहो, खींचते रहो, तो क्या हो जाएगा? टूट जाएगा रबड़। यस सर। तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए कि वो इनहिबिट ही हो जाए, इनहिबिट मतलब वो ज्यादा स्ट्रेच ही नहीं हो, दैट इज व्हाई वी हैव दीज प्रोप्रियोसेप्टर्स। 1 मिनट अगेन।
ओके, सो स्ट्रेच रिफ्लेक्स कब होता है? जब मसल स्ट्रेच होता है, और स्ट्रेच रिफ्लेक्स एक्टिवेटेड होता है सेंसरी रिसेप्टर से। एक और सेंसरी रिसेप्टर जिसको हम मसल स्पिंडल कहते हैं। क्या कहते हैं? मसल स्पिंडल। तो आप लिखो मसल स्पिंडल और उसके आगे एरो बना के लिखो स्ट्रेच रिफ्लेक्स। ठीक है, जस्ट राइट मसल स्पिंडल, जस्ट राइट दिस एंड राइट उसके आगे लिखो स्ट्रेच रिफ्लेक्स। और इसका वर्क स्ट्रेच रिफ्लेक्स करके नीचे लिखो। इसका वर्क स्ट्रेच रिफ्लेक्स कर दिया, फिर उसके आगे आपने ऐसे एरो करके मसल स्पिंडल लिख दिया, फिर लिखो वर्क। वर्क क्या है उसका? ये लेंथ एंड रेट ऑफ स्ट्रेच। ठीक है, मसल स्पिंडल का काम क्या है? डिटेक्ट करना, डिटेक्ट लेंथ एंड रेट ऑफ स्ट्रेच। डिटेक्ट लेंथ एंड रेट ऑफ स्ट्रेच। लिख लिया सबने? ओके जी सर। मस मसल यस। स्पिंडल कराता है स्ट्रेच रिफ्लेक्स, और स्ट्रेच रिफ्लेक्स क्या होता है? क्या वर्क करता है? स्ट्रेच रिफ्लेक्स क्या होता है? डिटेक्ट करता है लेंथ एंड रेट ऑफ स्ट्रेच। लेंथ टू स्ट्रेच। समझ में आ गया? मसल रिसेप्टर एक, सॉरी, मसल स्पिंडल एक रिसेप्टर है, सेंसरी। सेंसरी मतलब सेंस करने वाला रिसेप्टर। ओके। ओके सर। और कहाँ यस। पे होता है ये सेंसरी रिसेप्टर? मसल सेल में। और प्रोप्रियोसेप्टर कहाँ होता है? नर्व एंडिंग, नर्व एंडिंग पे। ठीक है, ये ओके। भी आप चाहो तो लिख सकते हो। कहाँ पे होता है? इनसाइड मसल सेल, लोकेशन करके मसल सेल। और प्रोप्रियोसेप्टर की लोकेशन में आप डाल सकते हो नर्व एंडिंग, विद इन नर्व एंडिंग, प्रोप्रियोसेप्टर एंड लोकेशन। और इसका वर्क क्या है? प्रोवाइड रैपिड फीडबैक और स्टिमुलस टू सीएनएस। प्रोवाइड रैपिड फीडबैक और स्टिमुलस टू सीएनएस। स्टिमुलस या स्टिमुलाई, मतलब जो स्टिमुलेट करे, वो सीएनएस को ये पहुंचाता है। ओके। ओके। अब मसल स्पिंडल क्या करता है? सीधे यहाँ पे आइए, वो रहने दीजिए बाकी। मसल स्पिंडल क्या करता है? मसल स्पिंडल हमें पता है स्ट्रेच रिफ्लेक्स कराता है। कैसे कराता है? ये मसल कॉन्ट्रैक्शन को फोर्स करता है जब वो स्ट्रेच या तो बहुत दूर चला गया है या बहुत फास्ट हो गया। ठीक है, प्रोप्रियोसेप्टर क्या कराता है? प्रोप्रियोसेप्टर क्या कराता है? इनहिबिशन। इनहिबिशन, ये रोक ही देता है मसल को कि और स्ट्रेच ही मत हो भैया, वहीं रुक जाओ। बिल्कुल ढीला छोड़ देता है उसको इनहिबिट कर देता है ना? और ये क्या करता है? यस। ये खींचता है यस। उल्टा। ये उल्टा खींचता है। आप स्ट्रेच करोगे, मसल इसके ऑपोजिट खींचेगा। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि, मतलब मसल स्पिंडल को पता है कि ज्यादा खींच गया तो ये टूट जाएगा, तो वो उल्टा खींचता है। ओके। सपोज एक 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 बात समझिए कि एक रस्सी है, और मेरे कंप्यूटर से वो जुड़ी हुई है, ये स्क्रीन से, आपकी स्क्रीन से ये रस्सी जुड़ी हुई है, और मैं रस्सी को खींच रहा हूँ। तो क्या होगा कि ये बंद हो जाएगा, मतलब राइट, ये खिंच जाएगा, कंप्यूटर गिर जाएगा। पर सपोज आप, ऐसी कोई शक्ति है कि आप भी उधर से खींच रहे हो,
मैं भी खींच रहा हूँ, आप भी खींच रहे हो, तो ये जो फ्लैप है कंप्यूटर का, ये तो यहीं रहेगा ना। मेरी बात समझ में आई? यस सर। Yes. मसल स्पिंडल वही है। Yes. हम स्ट्रेच कर रहे हैं, बहुत ज्यादा स्ट्रेच कर रहे हैं, क्या मसल टूटने वाला है भैया, उसको ये अंदाजा हो गया, तो वो उसको वापस खींचेगा। वो ऐसे खींचेगा, मैं ऐसे खींच रहा हूँ, तो इस प्रक्रिया में क्या होगा कि मसल जो है रिफ्लेक्स एक्टिवेट हो जाएगा। रिफ्लेक्स मतलब कि वो इधर खींचेगा, मैं इधर स्ट्रेच कर रहा हूँ, वो वापस पुल करेगा, ताकि मसल जो है वो टूट ना जाए, मेरे टेंडन में इंजरी ना हो जाए। तो ये होता है अपना प्रोटेक्टिव, प्रोटेक्शन के लिए होता है। क्या होता है? स्ट्रेच रिफ्लेक्स, स्ट्रेच किया रिफ्लेक्स किया। और जो प्रोप्रियोसेप्शन में होता है, अगर हम बहुत ज्यादा स्ट्रेच कर दें तो वो कॉन्ट्रैक्शन ज्यादा होता है, तो वो इनहिबिट ही कर देता है, बिल्कुल लूज छोड़ देता है कि बस अब इनहिबिट हो गया। ओके। तो ये क्या करता है? न्यूरोमस्कुलर इनहिबिशन ही करा देता है बिल्कुल, कि भैया बस हो गया, दी एंड, खत्म। समझ में आ गया? मसल स्पिंडल, प्रोप्रियोसेप्शन, स्ट्रेच रिफ्लेक्स। किसी ने हाँ नहीं बोला, समझ नहीं आया मतलब। आ गया सर। Yes, sir. कभी कभी आवाज में आ गया, नहीं आया? नहीं, आ गया। म्यूट था वो। अच्छा अच्छा। अब टेंडन की बात करें। टेंडन एक सॉफ्ट टिश्यू है, एक कनेक्टिव टिश्यू है। सॉफ्ट टिश्यू कह लो या कनेक्टिव टिश्यू कह लो। टेंडन का क्या काम होता है? मसल को बोन से कनेक्ट करना। कनेक्ट करना। किससे बने हुए होते हैं हमारे टेंडन? कोलेजन से। कोलेजन कोलेजन से। एक तरह का प्रोटीन होता है जो अबंडेंट, मतलब बहुत आयात में होता है हमारी बॉडी में। एक रस्सी की जैसे गुथा हुआ ये होता है टेंडन, जो कि मसल को बोन से अटैच करता है। दूसरा, टेंडन जो है रेजिस्टेंस होते हैं टेंसाइल फोर्स के प्रति। मतलब मसल मसल में आप टेंशन, मसल में रेजिस्टेंस क्रिएट कर सकते हो अगर टेंडेंस रेजिस्टेंस क्रिएट टेंडेंस में रेजिस्टेंस क्रिएट करने के लिए टेंडेंस नहीं होते, क्योंकि टेंडेंस स्ट्रेचिंग के लिए नहीं होते। ठीक है? हम्म। ये क्यों होता है? क्योंकि कोलेजन फाइबर्स में क्रॉस लिंक बने हुए होते हैं, और इसलिए भी होता है क्योंकि वो इनएक्सटेंसिबल होते हैं। मतलब टेंडन लंबे नहीं होते, छोटे लंबे नहीं होते मसल्स की जैसे, तो उसको कहते हैं इनएक्सटेंसिबिलिटी। मतलब जो एक्सटेंड ना हो पाए उसे, और जो एक्सटेंड हो पाए उसे एक्सटेंसिबिलिटी कहते हैं। तो जो टेंडन है वो एक्सटेंड नहीं हो सकते, शॉर्ट लॉन्ग लंबा चौड़ा जैसे उनको हम उतना नहीं कर सकते। उनकी एक रेंज होती है, बस उतना ही वो रहता है। उनका काम है फोर्स को ट्रांसमिट करना। ठीक है? केबल, अपन वो करते हैं ना, केबल क्रॉसओवर सबने किया? केबल मशीन पे किया है केबल क्रॉसओवर? यस सर। तो Yes. जो यस सर। हाथ में हम हैंडल लेते हैं, जो केबल से अटैच होते हैं हैंडल, Yes. Yes. हैंडल किससे जुड़े हुए होते हैं? हुक से। हुक से जुड़े हुए होते यस हैं, सर। और वो हुक तार से सर। जुड़ा हुआ होता है कि नहीं? जी सर। Yes. तो टेंडन मान लो वो हुक है, आपके बोन और आपके मसल के बीच का हुक, उसको टेंडन कहते हैं। अब वो हुक जो है वो सिर्फ वहां पे फोर्स को ट्रांसमिट कर रहा है। आप जो ताकत लगा रहे हो वो तार तक ट्रांसमिट कर रहा है, ताकि आप वेट जो प्लेटें हैं वो ऊपर नीचे कर सको। ठीक? हम्म। अब अगर वही एक्सटेंसिबल, मतलब वो भी खींचने लगे, वो जो हुक है जिसमें हम अलग अलग तरह के वो लगाते हैं हैंडल, ट्राइसेप्स बाइसेप्स का बाहर अलग अलग वो लगाते हैं, तो वो हुक ही अगर खींचने लगे तो फिर क्या हो? तार तक तो टेंशन जाएगा ही नहीं। समझ गई ट्रू। बात? तो टेंडन का काम है सिर्फ फोर्स को ट्रांसमिट करना। टेंडन का काम क्या है? सिर्फ फोर्स को ट्रांसमिट करना। Transmit करना. ये उसी तरह से हो जाएगा जैसे आप गिटार बजा रहे हो, और गिटार की तार ढीली हो गई, तो उसमें से ढंग से
आवाज या सुर नहीं निकलेंगे, आप परफॉर्म नहीं कर सकते, है ना। तो टेंडन वैसे ही है, बस उनमें से फोर्स ट्रांसमिट आप कर सकते। दूसरा एक और सेंसरी ऑर्गन है जो हमारे मस्कुलोटेंडिनस जंक्शन पे है। मस्कुलोटेंडिनस जंक्शन मतलब जहां पे मसल और टेंडन मिलते हैं, जहां पे मसल और टेंडन मिलते हैं उस पॉइंट पे एक और सेंसरी ऑर्गन है जिसको हम कहते हैं जीटीओ, गोल्गी टेंडन ऑर्गन। क्या कहते हैं? गोल्गी टेंडन ऑर्गन। अब ये जीटीओ क्या करता है, गोल्गी टेंडन ऑर्गन क्या करता है? But before going and starting with the further ठीक है, जीटीओ क्या करता है? any doubts or needs to किस be डिग्री addressed. तक मसल टेंशन एक्सटेंड हो रहा है, तो वो टेंडन की लेंथ को मॉनिटर करता है कि कितनी Discuss कितनी दूरी तक मसल टेंशन जो है, मसल टेंडन में मसल टेंशन टेंडन में फोर्स जनरेट कर रहा है, या टेंडन की लेंथ को मॉनिटर करता है। और so if I जब भी जरूरी होता है, वेन एवर नेसेसरी, जीटीओ क्या करता है? रैपिडली इनहिबिटरी रिस्पॉन्स इलेक्ट करता है, जनरेट कर देता है, सीधे बोलता है बस रोको, शट ऑफ कर देता है, रिलैक्स कर देता है मसल को। discuss इसको हम कहते हैं रिफ्लेक्स इनहिबिशन। if it क्या कहते हैं? रिफ्लेक्स इनहिबिशन। रिफ्लेक्स इनिबिशन। मतलब just जब भी टेंडन ज्यादा खिंचा, उसके रिफ्लेक्स में, so प्रतिक्रिया में, रिफ्लेक्स मतलब प्रतिक्रिया, रिफ्लेक्स में उसने मसल को ही इनिबिट कर दिया, शट ऑफ कर दिया। इनिबिशन मतलब शट ऑफ, मसल को रिलैक्स कर दिया। तो आप इसको लिख लो, देखो वैसे ही जैसे बाकी सब लिखे थे वो वैसे ही आप लिखो, which is proper जीटीओ। आप पूरी स्पेलिंग लिखना, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, जीटीओ ऐसे पूरी गोल्गी टेंडन ऑर्गन। ठीक है, लोकेशन box is मस्कुलो public health टेंडनस जंक्शन। ठीक है, वर्क क्या होता है इसका? रिफ्लेक्स इनहिबिशन। फिर नीचे लिख दो कि क्या होता है रिफ्लेक्स इनहिबिशन। ऐसे ही आपको तीनों का लिख लो आप अभी, मैं एक बार स्पेलिंग के लिए खोलता हूँ। various types of communicable diseases, ओके, foodborne infections and सेंसरी ऑर्गन है जो कहाँ पे लोकेटेड है? मस्कुलो टेंडिनस जंक्शन में। public health related issues क्या where करता है? there डिग्री is ऑफ मसल टेंशन state बाय मॉनिटरिंग टेंडन लेंथ। और क्या करता है? इनहिबिटरी रिस्पॉन्स। here concepts and automatic इनहिबिटरी रिस्पॉन्स से क्या होता है? मसल रिलैक्स हो जाती है या शट ऑफ हो जाती है। इसको हम कहते हैं रिफ्लेक्स इनहिबिशन। keep addressing तो आप देखो कि किस तरह से मसल या आपकी बॉडी में कितने सारे मैकेनिज्म है कि ज्यादा स्ट्रेच कर लोगे तो ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, है ना। ये अलग अलग तरीके हमें याद रहने चाहिए। क्यों? क्योंकि जब आप वेट ट्रेनिंग कर रहे हो किसी क्लाइंट के साथ, तो ये सारे रिस्पॉन्स हो सकते हैं। एकदम से जो फेलियर हो जाता है, अगर कोई हैवी डेडलिफ्ट कर रहा है, स्क्वाट कर रहा है, तो ये सारी चीजें हो सकती हैं। तो हमें इन चीजों को जानना जरूरी है ताकि इंजरीज भी ना हो। जब लिख लो मेरे को बताओ जल्दी से। ये हम बात कर रहे थे टेंडन की, लिख लिया सबने? इतना बड़ा तो नहीं था। यस सर। यस सर। रोहित आपने लिख लिया? यस सर। ओके, अब हम बात करते हैं लिगामेंट्स की। लिगामेंट्स में इलास्टिक प्रॉपर्टीज होती हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट, टेंडन आर नॉट इलास्टिक। इलास्टिक क्या होता है? कोई बता सकता है इलास्टिक? थोड़ा कॉमन सेंस लगा के, प्लास्टिक और इलास्टिक में क्या फर्क है? इलास्टिक
हमारी मतलब हम छोटे थे तो आप लोग भी छोटे होगे तो क्या अभी जैसे इलास्टिक मतलब वो जो आती है ना हमारी। एक्सटेंड हो सके, जो हाँ। एक्सटेंड हो सकता है। तो हम कुछ भी पजामा या ऐसे बोलते थे, तो क्या होता था, हम बोलते मम्मी इसका इलास्टिक ढीला हो गया, ये नीचे गिर जाती है मेरी पजामा, है ना। तो इलास्टिक क्या होता है, इलास्टिक ढीला हो गया मतलब अब वो वापस अपने शेप में नहीं आ पा रहा जैसा वो था। तो इलास्टिक प्रॉपर्टी उसकी, जो भी मटेरियल था कपड़े की, वो चली गई। इलास्टिक क्या होता है, जो खींचने के बाद जब उसे वापस रिलैक्स किया जाए तो अपने ओरिजिनल शेप में वो आ जाए, दैट इज इलास्टिक। जैसे रबड़ होता है, तो वो होता है उसका यस। इलास्टिक प्रॉपर्टी। प्लास्टिक प्रॉपर्टी क्या होता है, मैं प्लास्टिक प्रॉपर्टी आपको दिखा देता हूँ। ये प्लास्टिक है, ठीक है, ये प्लास्टिक है, थोड़ा सा पुरानी गंदी थैली है। सो अगर मैं इसको खींचता हूँ, ये देखो इसकी ओरिजिनल लेंथ ये है, ओके। अब मैं इसे खींच रहा हूँ, Yes, sir. खींच रहा हूँ, खींच रहा हूँ, खींच रहा हूँ, खींच रहा हूँ। अब मैं इसे छोड़ दिया, तो देखो इसकी ओरिजिनल लेंथ, अब ये वापस अपनी ओरिजिनल लेंथ पे नहीं जा पा रहा। जा पा रहा है क्या? No, sir. नहीं। नहीं जा पा रहा। तो ये नहीं है सर। प्लास्टिक, प्लास्टिक प्रॉपर्टी। प्लास्टिक क्या, स्ट्रेच होने के बाद अपने ओरिजिनल लेंथ पे नहीं जा पाता। वहीं पे हम रबड़ की बात करें, रबड़ है नहीं, रबड़ तो आपको पता है खींचोगे तो वापस अपनी ओरिजिनल लेंथ पे चला जाए, दैट इज इलास्टिक प्रॉपर्टी। तो ये चीज ध्यान रखना, इलास्टिक। प्लास्टिसिटी और इलास्टिसिटी। प्लास्टिसिटी मतलब हर चीज की एक प्लास्टिसिटी होती है, और इलास्ट वो हम आगे भी पढ़ेंगे। अभी अभी आप देखो तो समझ में आ गया ना, इलास्टिक प्रॉपर्टीज होती हैं लिगामेंट्स की, मतलब वो अपने Yes, sir. ओरिजिनल शेप में वापस रिटर्न हो सकते हैं। लिखो ये लिगामेंट्स, इलास्टिक प्रॉपर्टीज, और ब्रैकेट में लिखो एबिलिटी टू रिटर्न टू देयर ओरिजिनल शेप। environmental sanitation problems. So these primary core areas हैं जहाँ पे हम देखते हैं कि हमारे ठीक है, लिगामेंट्स या हमारे लोग हैं हैव इलास्टिक प्रॉपर्टी, फिर ब्रैकेट में लिखो एबिलिटी टू रिटर्न टू देयर ओरिजिनल शेप, वो तीनों और इससे क्या होता है, इलास्टिक प्रॉपर्टीज अलाउ फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, बट आप उसको ओवर स्ट्रेच नहीं करते क्योंकि जॉइंट जो है वो टू मच इलास्टिसिटी। फिर लिखो टू मच इलास्टिसिटी क्रिएट अनस्टेबल जॉइंट, डू नॉट ओवर स्ट्रेच। एक एक पॉइंटर्स बना के लिखते रहो ऐसे, एक पॉइंट ए, फिर दूसरा पॉइंट, फिर तीसरा पॉइंट, ऐसे लिखते रहो। ओके, सो मैं पढ़ाता हूँ वापस। लिगामेंट्स के पास इलास्टिक प्रॉपर्टीज होती है, मतलब वो अपने ओरिजिनल शेप में रिटर्न होने की काबिलियत रखते हैं। और प्राइमरीली लिगामेंट्स कोलेजिनियस फाइबर से बनते हैं, मतलब कोलेजन से बनते हैं, जो कि टेंसाइल फोर्स के प्रति हाईली रेजिस्टेंट होते हैं। इलास्टिक प्रॉपर्टी क्या बोल रहा हूँ, इलास्टिक प्रॉपर्टीज अलाउ करती है फ्रीडम ऑफ मूवमेंट। मतलब जब आप इलास्टिक प्रॉपर्टीज के साथ है लिगामेंट, तो फ्रीडम ऑफ मूवमेंट अलाउ होता है। क्यों? क्योंकि लिगामेंट्स होते हैं बोन टू बोन अटैच होते हैं। आपके नी है, आपका शोल्डर है, आपका एल्बो है, हर जगह जहां भी बोन टू बोन अटैचमेंट्स हैं, जॉइंट है, वहां लिगामेंट्स होंगे। और जॉइंट है तो मूव करने के लिए जॉइंट बना है, जब आप स्ट्रेच करते हो तो थोड़ा बहुत उसमें इलास्टिक प्रॉपर्टीज होनी चाहिए ताकि वो फ्रीडम ऑफ मूवमेंट आपको मिल सके। बट हमें उन्हें ओवर स्ट्रेच कभी नहीं करना है, क्योंकि इलास्टिसिटी ज्यादा हो जाएगी तो क्या होगा, जॉइंट अनस्टेबल हो जाएगा। जॉइंट क्या हो जाएगा, अनस्टेबल। Okay. जब आप यस। स्ट्रेचिंग करना स्टार्ट करें तो आपको पूरी तरह से इस बात का भली भांति पता होना चाहिए कि आप क्या स्ट्रेच कर रहे हो। स्ट्रेच फिटनेस का एक कंपोनेंट है, पर दूसरे कंपोनेंट की तरह नहीं है। स्ट्रेचिंग क्या है, एक तरह का आर्ट है, एक तरह की कला है। अब हम बात करते हैं आर्ट ऑफ स्ट्रेचिंग। फिटनेस के बाकी कंपोनेंट हमें पता है, फ्लेक्सिबिलिटी, स्टेबलाइजेशन, स्ट्रेंथ एंड कार्डियोवास्कुलर। में कार्डियोवास्कुलर एंड्योरेंस, स्ट्रेंथ में
मस्कुलर स्ट्रेंथ और मस्कुलर एंड्योरेंस और फिर फ्लेक्सिबिलिटी। तो ये इसमें सब में से फ्लेक्सिबिलिटी जो है सबसे ज्यादा ओवरलुक होती है। इन सारे कंपोनेंट्स की हम बात करें sophisticated hospitals like state hospitals, medical colleges, hospitals, and national institutes. And this level of healthcare is called tertiary level of healthcare.